Hello everyone, welcome to the Manu Vlog classes in the session of Daily News Analysis. Today is 9th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, just have the thought of the day. क्या कहता है ये thought? As long as you do good, the end will never be bad. And if it is bad, then it's not the end. बड़ा सिंपल सा थॉट है, लेकिन इट कैन फिल योर लाइफ विद पॉजिटिव एनर्जी। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मीन्स यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। सो क्या मीनिंग है इसका? एज लॉन्ग एज यू डू गुड, इट मीन्स अगर आप अपने जो डीड्स हैं, आप अपने जो वर्क हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप उनको अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं तो द एंड विल नेवर बी बैड। तो आपके कर्मों का जो फल है वो कभी भी बैड नहीं होगा। और अगर एट द एंड आकर के आपको लग रहा है कि नहीं यार हमने अच्छा किया था बट हमारे साथ में कुछ बुरा हुआ, तो ये मान करके चलिएगा आप कि वो दी एंड नहीं है। इट मीन्स अभी कुछ और भी बाकी है। ऐसा ही एक श्लोक हमको श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है, जो क्या कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मात्र संगुस्त्व कर्मणि। मीन्स यदि आप अपने कर्म में, अब यहाँ कर्म को आप धर्म वगैरह से थोड़ी देर के लिए जो है सेपरेट कर दीजिए। इफ यू आर एक्सपर्ट in your subject, in your deed, in your actions, in your knowledge, in your work, in your field, अगर आप अपनी भी किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं और आप फुली 100% ऑनेस्टी के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो इस ऑनेस्टी के साथ जो आपने हार्डवर्क किया था तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा लास्ट में अच्छा ही मिलेगा। बिकॉज आपने जो मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। देयर में भी सम अप एंड डाउन्स हो सकते हैं लाइफ में, कभी थोड़ा डाउन होगा, कभी अप होगा। जैसे जब हम रोड पर ड्राइव करते हैं, रोड पर कार को अगर हम ड्राइव करते हैं और उस रोड पर कोई ब्रेकर ना हो, कोई उसमें टर्न ना हो, तो जो ड्राइवर है ना वो सो जाता है, फिर उसको नींद आ जाती है। तो जो रास्ते में ब्रेकर हैं, जो टर्न हैं, तो इन द सेम वे द हर्डल्स इन आवर लाइफ, जो जिंदगी में मोड़ आते हैं, जो टर्न आते हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, वो सब हमको उस स्लीप से, उस नींद से जगाने के लिए होते हैं। तो इसमें तो कई सारे कवियों ने भी बहुत कुछ कहा है कि जब भी जो कठिन समय आता है, जब हर्डल्स आती हैं, बैरियर्स आते हैं लाइफ में, तो वो हमको सोते से जगाने के लिए आते हैं। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, टेक द चैलेंज। सो नाउ जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हिच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट? आप भी सोच रहे होंगे कि इजिप्ट का हम क्यों पूछ लिया। देखो, देयर वर 2 कंट्रीज एंड स्टिल दे आर। नंबर 1 इज इजिप्ट एंड नंबर 2 इज कतर। And both these countries are trying to complete or to bargain the mediation between Israel and Hamas. ये दोनों ही कंट्रीज काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि जो इजराइल और हमास का बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए और हम किसी सीज फायर पर पहुंच जाएं। सो आपको इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सो इसकी कैपिटल सिटी क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट इज कैरो। तो कैरो यहाँ की जो है कैपिटल सिटी है, और कैरो में इजिप्ट की एक यूनिवर्सिटी भी है जो इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गीजा। तो गीजा के पिरामिड आप सबने सुने होंगे, जो वर्ल्ड फेमस है। असवान, असवान एक डैम है जो कहां पर है? वो भी इजिप्ट में ही है, और नाइल जो रिवर है उस पर बना हुआ है, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डैम्स में ये काउंट होता है। नेक्स्ट इज स्वेज। यस, ये भी स्वेज भी आता है इजिप्ट में ही, बट ये कैपिटल सिटी न होकर के इट्स अ कैनाल। तो स्वेज एक कैनाल है और वर्ल्ड फेमस कैनाल है ये।
वर्ल्ड की दो सबसे जो फेमस कैनाल्स हैं वो एक तो है आपकी सुएज कैनाल और दूसरी है पनामा कैनाल। जहां जो सुएज कैनाल है इंडियन ओशियन को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से, और जो पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से साथ में। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ असवान डैम, इसका आंसर अभी जस्ट मैंने आपको दे दिया कि असवान डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर और कैनाल। सो देखो जो डैम है वो नाइल रिवर पर है, ना कि किसी कैनाल पर। सुएज कैनाल नो। कॉन्गो रिवर, आपको ध्यान होगा कॉन्गो रिवर को हमने डिस्कस किया था कि कॉन्गो और जायरे रिवर इज फेमस दैट इट क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। ये फेमस है, वर्ल्ड की बहुत मींस काफी लार्ज रिवर है ये, और इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, उसके लिए ये पॉपुलर है। अभी जब हमने इजिप्ट के बारे में डिस्कस किया तो जस्ट हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग इजिप्ट। तो देखो इजिप्ट ये कंट्री है और ये आता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जबकि इसके बॉर्डर टच होते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ में, और उधर इसके बॉर्डर कनेक्ट होते हैं एशिया के साथ में। और ये हो गई यहाँ पे आपकी सुएज कैनाल जो कि पॉपुलर है, और यहाँ से होते हुए हम पहुंच जाते हैं कहां पर, मेडिटेरेनियन सी में। इजिप्ट की ये जो कैपिटल है ये कैरो है, और इजिप्ट में जो गीजा के पिरामिड हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, और दिस इज द नाइल रिवर। आपको एक चीज और सोचनी होगी, आप अगर इजिप्ट का ये वाला रीजन देखेंगे तो मोस्टली आपको ये ब्लैंक मिलेगा, बिकॉज ये जो सहारा डेजर्ट है उसी का एक्सटेंशन यहाँ तक मिलता है। और वेन एवर यू फाइंड डेजर्ट, इट मे बी कोल्ड डेजर्ट और इट मे बी हॉट डेजर्ट। तो जहां पर भी डेजर्ट होगा वहां पर आपको जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हमेशा लोएस्ट मिलेगी, बिकॉज पीपल कैन नॉट सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। सो दिस कैन बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमको रेड सी से इसकी कनेक्टिविटी दिख जाती है। इधर हम देखते हैं तो सऊदी अरबिया और ये जो सिनाई पेनिनसुला है इसके बीच में हमको गल्फ ऑफ अकाबा मिल जाती है। इधर जाएंगे हम तो फिर से एशिया में चले जाएंगे, और ऊपर यहाँ से इजराइल वगैरह उस सारी की साइड में हम निकल जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 countries amount to 60% of plastic pollution in the world, according to a report by अर्थ एक्शन। देखो अर्थ एक्शन कल भी हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। सो अर्थ एक्शन इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सम रिजल्ट रिगार्डिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो वर्ल्ड में प्लास्टिक पोल्यूशन का 60% प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस वर्ल्ड के ये 4 कंट्रीज वर्ल्ड का 60% प्लास्टिक पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि बचे हुए अदर जो नेशंस हैं अराउंड 195 नेशंस जो हैं, या 193 टू जो भी आप इसमें काउंट करना चाहें, वो कुछ डिस्प्यूट है नंबर ऑफ कंट्रीज पर, तो मींस बाकी सब में 40%। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड का 60% प्लास्टिक प्रोडक्शन ये 4 कंट्री करते हैं। कौन कौन है ये आप देख लिए, चाइना, यूएसए, इंडिया, और कौन हो सकता है, रसिया है क्या, नहीं है, ब्रिटेन है, नहीं है, तो ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील, चाइना, यूएसए एंड इंडिया, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। और अभी आप अगर देखेंगे तो इंडिया तो छोड़िए, आप पूरे वर्ल्ड में जब आप देखेंगे कि देयर विल बी द प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक जो है अब ह्यूमन लाइफ में इतना डीप एंटर कर चुकी है कि लोग उस पर आइडिया नहीं कर रहे कि उसकी वजह से कितने सारे कैंसरस डिजीजेस हो रहे हैं, कितने सारे उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। लोगों ने घर में मटका रखना बंद कर दिया, पॉट रखना बंद कर दिया, प्लास्टिक की बोतल लेकर के चल रहे हैं, बैग में प्लास्टिक की बोतल है, घर का जो रेफ्रिजरेटर है उसमें प्लास्टिक की बोतल्स रखी हुई है, और रात को जब सोते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में ही पानी भर करके सोते हैं और रात में उसी को पीते हैं। बाहर से जो पानी की सप्लाई करने वाला आ रहा है वो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई कर रहा है आपको, जो 20 लीटर की है। अब ये जहां से लेकर के आया, इसके जो बड़े बड़े टैंक थे वो सब प्लास्टिक के थे।
तो इट मींस जो प्लास्टिक है लाइफ में बहुत डीप तक एंटर कर चुकी है, आपको इससे बचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बिकॉज बीसीआई को जो है कुछ टाइम से न्यूज में है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस समय चेयरमैन कौन है? तो ही इज मनन कुमार मिश्रा, ये इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टार्टेड इन। तो लिबरलाइजेशन जो इंडियन इकोनॉमी का हुआ वो कब स्टार्ट हुआ था? तो इसके लिए हमारे पास में 1991 1990s का जो अर्ली फेज था उसमें स्टार्ट हुए थे लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया था? जो लाइसेंस कोटा राज था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको हमने डिक्रीज कर दिया। मींस पहले जहां एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। इवन जो सीमेंट है वो भी आपको लाइसेंस के थ्रू ही मिलता था। आप अपनी मर्जी से सीमेंट नहीं परचेज कर सकते थे कि हमको 100 जो पैकेट्स हैं सीमेंट के दे दो। इवन बिस्किट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन सब गवर्नमेंट के अंदर में आता था। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है मार्केट में उसको रिड्यूस किया गया। सो दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन में अगर आप इसका बेसिक सा मीनिंग समझोगे तो इट मींस मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मींस जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम हो, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस न करे, बट जो लोकल लेवल पर या जो पीपल हैं उनको अच्छे से गवर्नेंस प्रोवाइड कराए। दैट मींस बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराए, तो उसके लिए जाना जाता है लिबरलाइजेशन को। और इसी लिबरलाइजेशन में फॉर्मूला आया था एलपीजी का। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलपीजी रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? So it is of course liberalization, privatization and globalization means जो पॉलिसीज थी उनको बहुत ज्यादा लिबरल किया गया। प्राइवेटाइजेशन, जहां गवर्नमेंट एवरी सेक्टर में घुसी हुई थी वहां प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। ग्लोबलाइजेशन, हमारी जो इकोनॉमी वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थी, वर्ल्ड की जो अदर कंपनीज थी उनको इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे जो पॉलिसीज की हर्डल्स होती थी उनको फेस करना होता था। तो इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इट मींस थ्रू ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो ये उसके थ्रू हमने उसका जो है कनेक्शन किया। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो उस समय इंडिया के फिनांस मिनिस्टर कौन थे? आप ये बताइए। और बाद में चल करके यही फिनांस मिनिस्टर आगे चल करके बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। बताइए ये कौन थे? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिलीजियस बुक ऑफ ज्यूज। बिकॉज इन रिसेंट 6 to 7 months बार बार हम इजराइल को लेकर के बात करते हैं, और इजराइल कंट्री है किसका? ज्यूज का। तो ज्यूज भी अपने आप में एक रिलीजन है। सो इजराइल में जो ज्यूज रिलीजन है और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोग हैं, साइंस में बहुत डेवलपमेंट इन्होंने किया है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर किसी कम्युनिटी को मिले हैं तो ज्यूज कम्युनिटी को मिले हैं, इजराइल की ज्यू कम्युनिटी। सो व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ दिस कम्युनिटी? दिस इज द तोराह। ये इनकी रिलीजियस बुक है। जुडाइज्म, जुडाइज्म मींस हम ज्यूज का जो धर्म है उसको जुडाइज्म भी बोलते हैं, जैसे हम हिंदुइज्म बोलते हैं, सिखिज्म बोलते हैं, बुद्धिज्म बोलते हैं। तो इन द सेम वे we call the Jews at Judaism. Next is synagogue. तो synagogue हम बोलते हैं the worship place of Jews. तो उनका हम कह सकते हैं कि जो Jews हैं उनका टेम्पल, कि वहां जाकर के वो पूजा करते हैं। जैसे इस्लाम के लोग जहां पर जाकर के अपना जो वर्शिप करते हैं उसको हम मॉस्क बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, तो वह और सिख धर्म में हम उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। सो इन द सेम वे synagogue is the वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज। व्हाट इज अब्राहम? अब्राहम क्या है? देखो, अब्राहम जो फाउंडर थे ज्यूइज्म के या जुडाइज्म के, उनको कहा जाता है अब्राहम। और अब्राहम जो है इनको माना जाता है कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स उनका फाउंडर माना जाता है। इन्हीं के नेम से निकला है आगे चल करके अब्राहम या अब्राहमिक
रिलीजन्स। कौन कौन से रिलीजन्स हो गए? एक तो ज्यूज हो गया, क्योंकि ये भी इसी को मानते हैं। ज्यूज से ही आगे चल करके एक ब्रांच निकली जिसको हमने कहा गया क्रिश्चियनिटी। इसी ज्यूज में से एक ब्रांच और निकली जिसको हमने कहा इस्लाम। तो ये तीनों के तीनों जो रिलीजन्स हैं इनको अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। लेकिन आपकी एक बड़े फैक्ट की बात मैं बताता हूं अब्राहम के बारे में। अगर आप राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में अजमेर और अजमेर से आगे है पुष्कर। पुष्कर अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो है हिंदुइज्म में ब्रह्मा का टेम्पल है, ठीक है, ब्रह्मा जिनको कहा जाता है। जैसे त्रिदेव की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो उनमें जो ब्रह्मा है उनका टेम्पल है पुष्कर में। और आपको बड़ा शौक लगेगा कि वहां पर बहुत सारे ज्यूज आपको ब्रह्मा जी के टेम्पल के आसपास में मिल जाएंगे, जो ब्रह्मा को रिलेट करते हैं किसके साथ में? अब्राहम के साथ में। वो उनका मानना यह है कि ये जो ब्रह्मा जी थे वही हमारे अब्राहम थे, और वहीं से आगे चल करके चीजें आगे निकली। तो ठीक है, ये भी एक नया फैक्ट है, रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था तब जाकर के कुछ चीजें पता चली। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। Over 4 lakh under trials cannot exercise their franchise। तो अभी इंडिया में अगर हम बात करें, देखो अभी लोकसभा के इलेक्शंस जो है ऑनगोइंग है, तो उसमें क्या है कि हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, उनमें अराउंड 5 लाख पीपल जो है प्रिजन में है इंडिया की जेल्स में। और गजब की बात तो यह है कि उन 5 लाख के अराउंड में से 4 लाख प्रिजनर ऐसे हैं जिन पर अभी कोई डिसीजन ही नहीं आया। मींस ना तो ये डिसाइड हुआ कि वो इनोसेंट है, ना ये डिसाइड हुआ कि वो कल्प्रिट है या उन्होंने कोई क्राइम किया है। तो इंडिया की जो प्रिजन पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जो लोग हैं इनको जो वोटिंग राइट है वो नहीं है। मींस ड्यूरिंग द प्रिजन लाइफ they are not allowed to cast their vote because of the law। लॉ ऐसा कहता है। जबकि इसके अगेंस्ट में आप एक आयरनी देखिए कि आयरनी क्या है कि इतने लाख पीपल उसमें इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन वहीं जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, जबकि और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वारिस पंजाब दे एक पार्टी है, तो इसके चीफ है अमृतपाल सिंह। वैसे ही अब्दुल रशीद शेख, इनको इंजीनियर भी कहा जाता है, इंजीनियर रशीद, ये आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ है, ठीक है। और ये दोनों ही इलेक्शन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी कहां से? जेल से, ठीक है। मींस एक तो डिब्रूगढ़ की जेल में है और दूसरा तिहाड़ की जेल में है। अब आप सोचिए कि जो कोई पर्सन अगर वो जेल में है तो उसको हमारा जो लॉ है वो अलाउ कर रहा है कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। तो कितनी बड़ी ये आयरनी है। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आयरनी है हमारे लॉ की, इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। जो प्रिजनर्स हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, उनको हम वोटिंग का राइट दे सकते हैं। हाँ, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देयर कैन बी सम क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। क्राइम का क्या, उनके क्राइम का क्या नेचर था, कैसा क्राइम किया था, हीनियस क्राइम था या क्या था। सपोज करो कि कोई एक बंदा और पॉकेट मारने के चक्कर में उसको अरेस्ट किया गया। अब पॉकेट स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में ठीक है, उसने पहली बार ट्राई किया और वो जाकर के जेल में बंद हो गया। हो सकता है उसकी जो पनिशमेंट रही होगी, ऐसे किसी केस में छोटी जो पनिशमेंट होती है, मान लो 6 मंथ की। अब उसका ट्रायल ही नहीं हुआ पिछले 2 साल से, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं है, तो पनिशमेंट 6 मंथ का 2 साल से जेल में है। और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल दोज आर लैंग्विशिंग बिहाइंड द बार्स, जिनके कोई पैरवी करने वाला नहीं है और उनकी पनिशमेंट बहुत कम थी, लेकिन लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने उसमें निकाल दिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन 62 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो कहता है कि कोई पर्सन जेल में से वोट नहीं कर सकता, चाहे वो कन्विक्ट हुआ है या अंडर ट्रायल है। इस पर अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बॉडी है ये, और इसका डेटा अगर देखें तो 2022 में इंडिया में 4,34,302 पीपल ऐसे थे जो अंडर ट्रायल्स थे।
टोटल जो जेल की पॉपुलेशन है वो 5,73,220 है, लेकिन उसमें से 76% लोग कैसे हैं, अंडर ट्रायल है। तो देखिए कितने सारे लोग इंडिया में वोटिंग के राइट से रह गए, उनको वोट ही नहीं मिल पा रहा। ऑल्दो कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस लीगल राइट्स, बट राइट टू वोट फॉर प्रिजनर्स इज बीइंग डिनाइड। अब देखो ठीक है, जो जेल में जब कोई चला जाता है, पनिशमेंट हो या अंडर ट्रायल हो, तो उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, वहां पर वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वोट करने का जो राइट है ये क्यों नहीं मिल रहा? ये नहीं मिल रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है। इतने सारे जेल में जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम नहीं कर सकते, इस वजह से इनको वोट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, आप उनको बाहर मत ले जाओ वोट डलवाने के लिए, लेकिन आप उनके लिए पोस्टल बैलेट की सेटिंग करो। बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल इन इंडिया जिनको बैलेट पेपर के थ्रू, जो पोस्टल बैलेट है कि पोस्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मींस लेटर सेंड करना, तो वैसे ही पोस्टल बैलेट के थ्रू आज भी बहुत सारे लोगों को वोट करने का राइट है। अब ये लोग जब वोट कर सकते हैं तो भाई जो प्रिजन में पॉपुलेशन है उनके लिए भी आप पोस्टल बैलेट का जो है अरेंजमेंट कर दीजिए, तो वो लोग भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और किसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में अगर लाखों लोग वोट करने से रह जाएं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका कहना होता है कि भाई देखो बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं कि हम इतने सारे प्रिजनर्स को अगर बाहर छोड़ दें वोट डालने के लिए, आप चले जाओ वोट डाल करके वापस आ जाना। तो ये जो क्रिमिनल्स भी तो हैं इसमें बहुत सारे, अब वो टेररिस्ट के केस में, टेररिज्म के केस में बंद है, कोई गैंगस्टर के केस में बंद है, कोई शार्प शूटर के केस में प्रिजन के अंदर है, बहुत सारे हीनियस क्राइम्स में है। तो इट मींस जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आई थिंक जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है पोस्टल बैलेट। वो बड़ा आसान सा ये हो सकता है कि उनको आप जेल के अंदर ही पोस्टल बैलेट प्रोवाइड कराओ, वो वहां पे उसमें वोट करेंगे, बंद करो लिफाफे में, और पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू पोस्ट करवा दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं कि क्या जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपने व्यूज बताइए, और जो व्यू सबसे अच्छा होगा उस व्यू को हम ऐड भी करेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में उसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इरेशनल इजराइल। मींस यहाँ पर जो अभी एक एडिटोरियल आर्टिकल आया द हिंदू में, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इजराइल की जो पॉलिसी है। अभी रिसेंटली जो इजराइल रफाह सिटी है गाजा की, उस पर अटैक करने का जो प्रोविजन है उनका, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसमें अगर आपको मैं इसकी जिस्ट बताऊं तो इसकी जिस्ट ये कहती है कि देखो हजारों लोगों की डेथ अभी इसमें हो चुकी है, और जो हमास और इजराइल दोनों की एक नेगोशिएशन चल रही थी कि हम एक सीज फायर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इजराइल के जो फोर्सेस हैं वो रफाह पर पहुंच चुकी हैं। तो स्टार्टिंग में पीपल जो थे पैलेस्टीन के रफाह सिटी में रहने वाले, दे वर वेरी हैप्पी दैट देयर आर some chances that the negotiation will reach on an end। तो वो अब होती हुई नहीं दिख रही है। तो मींस थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, हंगर और फेमाइन जैसी प्रॉब्लम वहां पर चल रही है। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है वो ये कह रहे हैं कि देखो एक्चुअल में अब जो प्रॉब्लम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू की। बिकॉज जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इजराइल का फ्यूचर नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। इट मींस भाई नेक्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में इजराइल में इलेक्शंस होंगे, तो वो अपने इलेक्शंस में अपना फेस सेव करने के लिए लगातार अटैक्स जो है उनको करते चले जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस वॉर की सिचुएशन कहां तक इजराइल को जो है प्रॉब्लम में डाल सकती है। बिकॉज जब स्टार्टिंग में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था हमास के टेररिस्ट ने, तो सारी दुनिया ने उनके साथ में जो है एज ए सपोर्ट किया था। बट अब जब बहुत सारे पीपल की डेथ हो रही है, हमास के अगेंस्ट में जब फाइट हो रही है, तो इवन जो इजराइल के अलाई कंट्री हैं
ठीक है, वो भी अब इजराइल के अगेंस्ट में जाकर के कुछ बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। बिकॉज अभी रिसेंट अगर हम एग्जांपल देखें कल का, तो यूएसए ने अपने जो यूएसए के यहाँ से जो बॉम्ब या अम्युनिशन जो आ रहा था, इजराइल को सप्लाई हो रही थी, उस बॉम्ब के असाइनमेंट को अभी स्टॉप कर दिया, रोक दिया कि हम इजराइल को बॉम्ब नहीं भेज रहे। क्यों? क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने क्या कहा था कि देखो भाई, अभी अटैक वगैरह को आप थोड़ा रोकिए, सिविलियन पॉपुलेशन जो है उस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। उधर जो इजराइल के और भी अलाइज हैं वो भी इजराइल के अगेंस्ट में पोस्चर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अपना पॉलिटिकल करियर देखने के चक्कर में इजराइल को जो है लगातार वॉर में ले जा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइफ में कि हमारे पास हिटलर का एग्जाम्पल है, उन्होंने भी क्या किया था, वॉर मॉन्गरिंग पर्सन था वो, ठीक है। वैसे ही हम देख सकते हैं इटली का मुसोलिनी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं द सोशियो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉस्टली एलपीजी। यहाँ एक रिसर्च आर्टिकल आया है द हिंदू में, और उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ डेटा दिया है उन्होंने ये कहा है कि 2014-15 में, मीन्स अगर पहले मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि एलपीजी के प्राइसेस अगर हाई होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है और इकोलॉजी पर भी पड़ता है। इकोलॉजी पर कैसे पड़ता है ये आपको मैं बता देता हूँ। रूरल एरियाज में स्पेशली, वहां पर खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए क्या यूज होता है, या तो डंग यूज होता है, गोबर वगैरह जिसे हम बोलते हैं, या जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है वो यूज होता है। जब इस सॉलिड को हम बर्न करते हैं तो बहुत सारी उससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है और पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एलपीजी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो ये पॉल्यूशन हमारा कम हो सकता है। वहीं हम सोसाइटी की बात करें कि सोशल इंपैक्ट इसके क्या हो सकते हैं एलपीजी के, अगर इसके प्राइसेस हाई रहेंगे तो सोशल इंपैक्ट ही हो सकते हैं और होते भी हैं कि जो लोअर इनकम वाली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन है, जिसके पास में इनकम के सोर्सेस नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, सिलेंडर तो ले लिया, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू, लेकिन वो उसको फिर रीफिल नहीं करवा रहे। इसमें इन्होंने रिसर्च किया, वेस्ट बंगाल के कुछ विलेजेस में इन्होंने रिसर्च किया, तो वहां जाकर इनको पता चला कुछ डेटा से कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस सिलेंडर को 2 साल में 2 बार भी नहीं रिफिल करवाया। इट मीन सिलेंडर मिल गया लेकिन भरवाया नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास में मनी की प्रॉब्लम है ना। अब अगर इस सिलेंडर को नहीं भरवाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, जंगल में फिर वो फ्यूल वुड सर्च करने के लिए जाते हैं, लकड़ी वगैरह ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां पर बहुत सारे एनिमल्स अटैक होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कई बार उनको जो है स्नेक वगैरह है वो काट लेता है, बाइट कर देता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। कई बार जो फॉरेस्ट की अथॉरिटीज हैं वो उनको अरेस्ट कर लेती हैं। या आप किसी दूसरे के खेत में एग्रीकल्चर लैंड में जाएंगे तो जो लैंड ओनर होता है वो भी कई बार लोगों को परेशान कर सकता है, उनके साथ में कोई भी ऐसी मीन्स इनह्यूमन एक्टिविटी उनके साथ में हो सकती है। ऐसे ही कुछ केसेस में रेप्स भी हो जाते हैं महिलाओं के, जब वो लकड़ी वगैरह ढूंढने जाती हैं तो उनके साथ में ये घटना हो। सो अगर हम ये जो कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करा देते हैं, एलपीजी को सस्ते में प्रोवाइड करा दें, तो सोसाइटी में हम 2 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल लेवल पर होने वाले क्राइम्स और जो इकोलॉजिकल लेवल पर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ओडीएफ का प्रोग्राम चलाया गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का प्रोग्राम चला था, जिसमें घर घर पर लैट्रिन वगैरह, शौचालय वगैरह बनवाए गए थे, ठीक है। अब जब ये नहीं थे तो कितने सारी महिलाओं के साथ में जो ऐसा होता था कि उनके साथ में बदतमीजियां होती थी, ईव टीजिंग होती थी। क्यों? क्योंकि जब वो शौच के लिए बाहर जाती थी, ठीक है, और ये प्रॉब्लम होती थी। और इस प्रॉब्लम को अभी आप अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझो, सपोज करो ए नाम की कोई फैमिली है, ठीक है, और इसके पास में अपना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अब अपना खुद का खेत नहीं है तो ये लोग रात में, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट बाहर जाते थे फिर जो है फ्रेश होने के लिए। अब जो लैंड का ऑनर है, सपोज करो वो कोई बाहुबली है या कोई और भी है, तो इनके साथ में बदतमीजी कर सकता था, ठीक है। तो और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। तो उस सब को रोकने के लिए जो हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री जो प्रोग्राम चला था, हर घर शौचालय जो प्रोग्राम चला था, उसने बहुत हेल्प किया इन सारी प्रॉब्लम से फाइट करने में। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए अब तक क्या किया। तो अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें तो राजीव गांधी जब गवर्नमेंट थी
तो वो ग्रामीण एलपीजी वितरक स्कीम लेकर के आए। तो 2009 में उन्होंने लॉन्च मींस जो है स्कीम वाज लॉन्च्ड इन राजीव गांधी की ये गवर्नमेंट नहीं थी उस समय, सॉरी, मींस इनके नाम पर ये स्कीम आई थी, राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक स्कीम। तो ये 2009 में इसको लॉन्च किया गया। तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को खूब प्रमोट किया गया। तो अराउंड 45 मिलियन जो है नए कनेक्शन इसमें हुए एलपीजी के 2010 और 13 तक आते आते। फिर हमारे पास में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम आई एलपीजी की, जिसमें पहल नाम उसको दिया गया। तो उसमें पैसा जो सब्सिडी थी वो लोगों के अकाउंट में दी गई। ये 2015 वाला इनिशिएटिव था। उसके बाद में 2016 में एक और स्कीम आई जिसका नाम था गिव इट अप, मींस जो लोग सक्षम हैं, मींस जो एबल हैं, उनके पास में मनी है, तो उनसे कहा गया कि आप एलपीजी पर जो आपको जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने एलपीजी पर सब्सिडी लेना बंद कर दिया। उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपील की थी कि भाई जो लोग पैसे वाले हैं, रिच हैं, वो ये सब्सिडी लेना बंद कर दें। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे एलपीजी सिलेंडर्स की सब्सिडी बची और उनको रूरल इंडिया में पुअर पीपल को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक और स्कीम लेकर के आई गवर्नमेंट, उसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या किया गया कि जो गैस सिलेंडर था और चूल्हा था, जो स्टोव होता है, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो अभी तक इतनी सारी स्कीम हम ला चुके हैं, बट यहाँ पर जो राइटर है उनका कंसर्न है कि हमें इनके जो प्राइसेस हैं उनको कैसे भी करके कंट्रोल करने पर काम करना होगा। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज पर। ये न्यूज क्या है कि अभी जो सैम पित्रोदा है, आप नहीं जानते होंगे शायद, सैम पित्रोदा ये कांग्रेस गवर्नमेंट में और प्रीवियस 3 जनरेशन से कांग्रेस गवर्नमेंट में उनके क्या रहे हैं, एडवाइजर, सलाहकार हैं। ठीक है, तो ये राहुल गांधी, उनके उनके जो पापा, फिर उनके भी पापा, मींस उन तक ये क्या रहे, इन्होंने जो है एडवाइजर का काम किया। और अभी जो ओवरसीज इंडियन कांग्रेस है उसके ये प्रेसिडेंट थे। बात क्या हुई कि इन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि इंडिया में पॉलिटिकल माहौल को उन्होंने गर्म कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप अंडरस्टैंड करने के लिए ले सकते हैं कि इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, चाहे वो कलर के बेसिस पर हो या किसी बेसिस पर हो, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। बराक ओबामा साहब ने भी इसको लेकर के कहा था कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स लाइक अ कॉन्टिनेंट। इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में है। इन्होंने क्या बोल दिया, मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना इंडिया का, बोलो वहां के लोग, हमारे लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं। बोलो साउथ इंडिया है, वहां के लोग इंडिया जैसे नहीं, वो अफ्रीका जैसे लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं ये वहां पे, वो अफ्रीका जैसे लगते हैं। बोलो वेस्ट इंडिया के लोग हमारे यहाँ अरब कंट्रीज के जैसे लोग लगते हैं। तो इस मीन्स इन्होंने जो है काले और गोरे, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट जो स्किन कलर है ह्यूमन का, उस पर इन्होंने कमेंट कर दिया और उसको लेकर के बहुत सारा इस समय जो है माहौल गर्म है। तो आप इसको पढ़ करके देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हम उसमें कोई नेगेटिविटी को सर्च करें और लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनको हम इंस्टिगेट करें, तो उनको भड़काएं। वो सब नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे भी दिखते हों लेकिन है तो इंडियन। सो इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं वो हो सकता है कि किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए किए गए हो कैसे, लेकिन कई बार ऐसे कमेंट्स बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाते हैं। और बाकी फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी के हों, वो फिर ऐसे जो चांसेस होते हैं अपॉर्चुनिटीज को हमेशा सर्च करते रहते हैं और फिर इनको अपने फेवर में यूज भी करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशंस में कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सोलर पावर में कौन से नंबर पे है। तो देखो ये इंडिया है इस समय थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया सिचुएशन इन 2023, एक सर्वे किया और एजेंसी का नाम है एम्बर। इन्होंने सर्वे किया कि भाई इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर बन गया सोलर पावर का। ठीक है, तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें, इंडिया ने 113 बिलियन यूनिट्स जो है सोलर पावर से जनरेट किया, जबकि जापान ने 110 बिलियन यूनिट डेवलप किया। अब इसमें हम देखें तो एक अनोदर पॉइंट भी हमारे सामने आता है। वो क्या है कि रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि जो जापान है, जापान में इलेक्ट्रिक सप्लाई की
जो इलेक्ट्रिक पावर की जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, वो कम हो गई थी। ठीक है, वो कम हो गई तो इंडिया उससे आगे निकल गया। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि ठीक है, इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है, और हमने अच्छा खासा प्रोडक्शन किया, बट ये इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाले ईयर्स में इंडिया ही लीड करेगा, थर्ड नंबर पर रहेगा। भाई जापान में अगर फिर से डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या हो सकता है, जापान फिर से आगे निकल जाएगा। तो नीति आयोग के अगर डेटा की हम बात करें, मई 2024 में जो डेटा उन्होंने रिलीज किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है वो 18% अराउंड, जिसको हम 442 गीगावाट कह सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल 6.66% को ही उसमें से एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं। सो इट मींस देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल यूज। तो जापान की डिमांड जब इंक्रीज हुई, ये सब बढ़ गया, बाकी ये वाले पॉइंट हमारे पास में। अगर हम इसमें यूएसए की बात करें तो देखो यूएसए में जो सोलर पावर का जनरेशन है वो 228 बिलियन यूनिट है। इट मींस इंडिया को लगभग डबल अपना प्रोडक्शन करना पड़ेगा सोलर पावर में, तब जाकर के हम यूएसए को compete कर पाएंगे। और एक और चैलेंज की बात कि अगर हम अपने पड़ोसी चाइना से कंपेयर करें अपने यहाँ सोलर पावर के प्रोडक्शन का, तो चाइना में जो प्रोडक्शन है वो 584 बिलियन यूनिट का है। कितना? 584 बिलियन यूनिट। इट मींस इतना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, इंडिया, इन चारों का अगर हम कंबाइन कर दें तब भी उससे ज्यादा चाइना का प्रोडक्शन है सोलर पावर में। तो इनको सारे कंट्रीज को क्या करना होगा, सोलर पावर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। दे ऑल हैव टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, उनको सबको ये एफर्ट्स उसमें लगाने होंगे। सो आज के हमने काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन with a current affairs session. So goodbye, thank you very much.